नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव क्लासेज में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के तहत जो भारत के प्रमुख चक्रवात है, ठीक है ना। भारत में चक्रवात की उत्पत्ति क्या है, उनकी क्या विशेषता है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को एक तरीके से आप मान सकते हैं ये जलवायु का ही टॉपिक है, क्योंकि जलवायु का ही इसमें इफेक्ट पड़ता है। तो वो कैसे है, क्या है, उन सब के बारे में हम लोग आराम से आज पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग दोस्तों, मैं मैप भी डायरेक्ट नहीं बनाकर अभी मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं ताकि आप लोग मैप बनाना भी सीख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिया का मैप बना लेते हैं ताकि आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अगर जिन होपफुली सबको आता ही है वैसे मैप बनाना, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग साथ साथ टॉपिक स्टार्ट करते जाएंगे। तो टॉपिक तो आप लोगों को पता ही है, आज का हमारा टॉपिक है जो भारत के चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है और उनकी क्या विशेषता है, उनके क्या प्रभाव होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इंडिया का मैप बना लेता हूँ, आप भी साथ साथ नोटबुक में ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, इतना कोई हार्ड बनाने कोई हार्ड तो है नहीं, इसलिए आप भी साथ साथ ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि जियोग्राफी को जितना दोस्तों मैप के माध्यम से समझेंगे उतना आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, ये बन गए अपन के इंडिया का मैप। मैं चाहता दोस्त हमेशा की तरह पहले बना लेता, लेकिन कुछ चीजें सीखने के लिए आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा कि भाई मैप कैसे बनाते हैं। ये सिंपल तरीके से मैंने आपके सामने मैप बना दिया, क्योंकि इसका रोल रहेगा, इसलिए मैंने आप लोगों को अभी बना दिया। आपको पता है कि जो भारत में चक्रवात उत्पन्न होते हैं, अब टॉपिक पर आ जाते हैं। जो भारत में चक्रवात उत्पन्न होते हैं आपको पता है वो होते हैं कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। मोस्टली आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों को कुछ अफवाह देखने को भी मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो अम्फान चक्रवात आया था वो कहां से, अरब सागर की शाखा से उत्पन्न हुआ था, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी से आप लोगों ने अभी करंट में भी देखा होगा फानी चक्रवात जो उड़ीसा की तरफ से टकराया था। तो उन सब के बारे में भी थोड़ा करके हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल बंगाल की खाड़ी में ही चक्रवात उत्पन्न होते हैं। आप लोगों को अरब सागर के हाल ही के कुछ दिनों में अरब सागर में भी इस प्रकार की हलचल देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है सब जगह, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा। अब आप लोगों को पता है कि जो ज्वालामुखी है, सॉरी चक्रवात है, जो किसके लिए अनुकूल है, टेम्परेचर जब तापमान बढ़ेगा किसी भी चीज का तो उसी के लिए उन्हीं की क्या है, अनुकूल परिस्थितियां। तो उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि मोस्टली आप लोगों को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो वो चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं, किस और गतिशील होंगे, तो वो क्या होंगे, पश्चिम की ओर गतिशील होंगे। किस घाट से टकराएंगे ये आप लोगों को पता है, पूरी घाट है, तो पश्चिम की ओर गतिशील होंगे। तो पश्चिम की ओर गतिशील होकर किन के भागों में, तो आप लोगों को पूरी घाट पर टकराते हुए देखने को मिलेंगे, जहां पर आप लोगों को कौन कौन से क्षेत्र है उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई ये स्थिति आती क्यों है, क्योंकि चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कैसे हो रही है। तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है ग्लोब में। देखिए दोस्तों, चलो ये टॉपिक वैसे खत्म हो गया, लेकिन उससे थोड़ी रिलेटेड थोड़ी अपन लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है ये क्या है, विषुवत रेखा है, और ये है कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। तो क्या होता है, आप लोगों को पता है कि भाई जब सूर्य लगभग 21 जून के आसपास कहां होता है, उत्तरायण होता है, कहां पर, कर्क रेखा के आसपास। तो कर्क रेखा उत्तरायण के बाद क्या होता है, ये सूर्य वापस दक्षिणायन की ओर प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाता है। तो दक्षिणायन की ओर प्रवाहित हो रहा है वापस। ध्यान रखना दोस्तों, 21 जून के आसपास कहां कर होता है, कर्क रेखा के आसपास, और वापस दक्षिणायन होते वक्त तो ये क्या हो रहा है, भारत की स्थिति कहां पर है, यहाँ पर है। आप लोगों को पता है कर्क रेखा यहाँ से निकल रही है, तो ये वापस दक्षिणायन हो रहा है। इसके साथ साथ क्या होता है कि भाई जो ये 21 जून को स्टार्ट हो गया, लगभग आप लोगों को 1 या 2 सितंबर के आसपास कहां पहुंच जाता है, विषुवत रेखा के
ऊपर पहुंच जाता है। विषुवत रेखा के लंबवत पहुंच, सॉरी 23 सितंबर के आसपास विषुवत रेखा के आसपास पहुंच जाता है। तो ये जो क्रिया होती है, इसके साथ साथ आप लोगों को आईटीसीजेड, जो आईटीसीजेड है अंत उष्ण कटिबंधीय जोन है, जो वो भी इनके साथ साथ वापिस दक्षिणायन होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई सूर्य को उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ साथ भी आईटीसीजी जोन के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप लोग अच्छे से उसको देख सकते हैं। तो आईटीसीजेड भी अब दक्षिण की ओर दोलन होना, मतलब वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस दौरान क्या होता है, तो लगभग आप लोगों को आईटीसीजेड भी यहाँ से निकलते हुए दिख रहा होगा, क्योंकि कर्क रेखा तक वो भी आता है, फिर वो भी दक्षिणायन और वापस आना स्टार्ट हो जाता है। तो 23 सितंबर के आसपास तो ये भी आ जाए, सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ आ जाती है, विषुवत रेखा के आसपास। तो विषुवत रेखा के आसपास सूर्य की किरणें आ जाती है, तो वो क्या भारत को क्रॉस कब कर रहा है, लगभग यहाँ पर आप लोगों को 1 सितंबर के आसपास वो क्या कर रहा है, भारत को क्रॉस कर रहा है। कौन, आईटीसीजेड है, सूर्य अब है ना भारत को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाता है, वापस विषुवत रेखा की ओर चला जाता है, और जो आईटीसीजेड भी अब दक्षिणायन की ओर चला जा रहा है मौसम के हिसाब से। वो कैसे होता है पूरा प्रोसेस, मैंने आईटीसीजेड पर एक बड़ा वीडियो बनाया है, जिसमें पूरा ओनली आईटीसीजेड को ही बताया, आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग अब ये हो गया, आईटीसीजेड क्या कर रहा है, अब ये टेम्परेचर का दाब और अधिक दाब और निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट कर रहा है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो भारत के यहाँ से वापस दक्षिणायन की ओर कर्क रेखा से सूर्य या आईटीसीजेड अब क्या हो रहा है, विषुवत रेखा की ओर वापस बढ़ रहा है, दक्षिणायन हो रहा है। तो क्या होगा, टेम्परेचर अब वो क्या कर रहा है, वो वापस यहाँ आते वक्त जो ये दोनों सागर है, जो पूर्व में सॉरी यहाँ बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर अरब सागर है, तो ये जो भारत के दोनों सागर पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर जो सागर बने हुए बंगाल की खाड़ी के रूप में या अरब सागर के रूप में, इन दोनों में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली ये जो सूर्य की किरणें वापस आ रही है, तो सूर्य का जहाँ प्रभाव होगा तो वहां टेम्परेचर बढ़ना ही है। तो क्या होगा, ये वाला जो भाग है, ये बंगाल की खाड़ी वाला, तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, मोस्टली अपन लोग इसी के फेवर के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन आजकल इसका इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पर जो अरब सागर है, अरब सागर की शाखा में भी इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां देखने को मिल रही है। तो ठीक है ना, ये करंट के हिसाब से। अगर आप अम्फान की और जो अम्फान चक्रवात था उसकी अगर बात करें, तब तो आप लोगों को यहाँ एग्जांपल देखने को मिलेगा अरब सागर से रिलेटेड। जब अपन लोग फानी चक्रवात की बात करें, ठीक है, तो फानी चक्रवात आप लोगों को पता है कहां पर, फानी साइक्लोन है जो कहां टकराया था, उड़ीसा के तट पर टकराया था, काफी जानमाल की हानि भी हुई थी। तो आप लोगों को ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो ये बंगाल की खाड़ी का और इसका संबंध आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आईटीसीजेड यहाँ से बाहर तो निकल रहा है, लेकिन यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, तो बढ़ा रहा है तो क्या हो गया, अब वो है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उन सब के लिए अनुकूलन स्थिति हो गई। क्या हुई, उन सब के लिए अब चक्रवात बनने की अनुकूल स्थिति हो गई। तो अनुकूल स्थिति हो गई तो क्या होगा, चक्रवात बनेंगे, और वो चक्रवात है जो सीधे कहां पर आएंगे, किस ओर गतिशील, पश्चिम की ओर गतिशील होंगे, किस ओर, पश्चिम की ओर गतिशील होंगे। तो पश्चिम की ओर गतिशील होकर आगे आप लोगों को पता है, जैसे ये बंगाल खाड़ी में क्या हो गया, तूफान क्रिएट हो गया, ठीक है ना, उत्पत्ति हो गई। अब वो किस ओर गतिशील हो रहा है, पश्चिम की ओर गतिशील हो रहा है। तो पश्चिम की ओर गतिशील होते वक्त क्या हो गया, ये पश्चिमी घाट से टकरा रहा है, किससे टकरा रहा है, पश्चिमी सॉरी पूर्वी घाट से टकरा रही है। कौन सा पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट से टकरा कर ये कहां पर भारी वर्षा करता है, आप लोगों को ये उड़ीसा के तट पर भी टकराते हुए देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश के तट के आसपास भी टकराते हुए देखने को मिलेगा, इसके अलावा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। तो इसका प्रभाव आप लोगों को मोस्टली कहां पर देखने को मिलेगा, उड़ीसा तट पर, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तट पर और तमिलनाडु के मलाबार तट पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया, सॉरी कोरोमंडल तट पर, क्लियर हो गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रभाव आप लोगों को मोस्टली बारिश तो यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके साथ नमी होगी, बहुत सारे तूफान में क्या होता है, आंधियां चलती है, धुआंधार बारिश होती है, सारी चीजें होती है जो कि स्टेबल फॉर्म में नहीं होती है, हवाओं का वेग बदलता रहता है, मतलब आदमी उसमें ठहर भी नहीं सकता है। तो ये बात हो गई, आप पूरी बात से टकरा कर इन क्षेत्रों में बारिश हो रही है। फिर क्या होता है, फिर अब ये सोच रहे हैं अपन लोग ना कि भाई इसका प्रभाव क्या यहीं तक सीमित है, नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि कोई बड़ा सा वेग है, हवा का वेग यहाँ टकराता है, यहाँ पर तो बारिश हो जाती है, लेकिन उसका प्रभाव है जो आसपास के इलाकों में भी देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर इस स्थलीय खंड के अंतर्गत आप लोगों को जैसे प्रयागराज के साइड में या पीछे के जो एरिया यहाँ पर स्टेट आ रहे हैं, यहाँ पर भी उन हवाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे हाल ही में जो अम्फान चक्रवात आया था, तो यहाँ पर इसका प्रभाव अरब सागर में उत्पन्न तो हुआ, लेकिन राजस्थान में जहां अपन अभी रह रहे हैं, तो राजस्थान में भी इसकी हवाओं का प्रभाव भी देखने को मिला। ठीक है ना, मौसम बदल जाता है, जब आसपास में कहीं भी चक्रवात आता है अपन के तटीय इलाकों में, तो अपन लोग ऑटोमेटिक वहां की एनवायरनमेंट बदल जाती है।
हो ना हो, भले इतना इफेक्ट नहीं हुआ हो, लेकिन मौसम की जो ठंडी हवाएं हैं, ठीक है ना, तो ये बादल बनना हो गया, इस प्रकार की चीजें क्रियाएं होती रहती हैं। तो ये तो बात हो गई कि भाई कहाँ कहाँ वर्षा हो रही है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो वर्षा हो रही है ये लगभग जब ये चक्रवात उत्पन्न हो रहा है ना, तो ये टाइम कुछ ऐसा होता है कि सितंबर के लास्ट वीक से अक्टूबर और नवंबर के फर्स्ट वीक तक ये चीज प्रोसेस में होती है, ठीक है ना। उसी के अंदर चक्रवात है जो टकराता है ना, तो ये वर्षा का समय अगर आप लोगों को पता हो भाई ये किस टाइम हो रहा है, तो आप लोगों को ये टाइम मिलेगा, क्योंकि मानसून के निवर्तन के हिसाब से बात कर रहे हैं अपन लोग। मानसून के निवर्तन के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, फिर भी जब मानसून वापस लौटता हुआ मानसून है ये वापस जा रहा है, तो ये टाइम होता है कुछ सितंबर का लास्ट, अक्टूबर के और नवंबर के आसपास का टाइम होता है। आप लोगों को पता है कि अक्टूबर नवंबर के बाद मानसून का वापस निवर्तन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? इसमें तो आप लोगों को ये आराम से समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पर किस पर क्या प्रभाव हो रहा है, पीछे किन किन राज्यों में प्रभाव हो सकता है। तटीय इलाकों में तो भारी वर्षा हो जाती है, लेकिन आगे वाले इलाकों में जैसे कलकत्ता हो गया, आगे यूपी के प्रयागराज, इलाहाबाद के हो गया, कुछ यहाँ पर आप लोगों को कुछ क्षेत्र और भी देखने को मिलेंगे जहां पर इनका और प्रभाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। आगे हम लोग बात करते हैं चक्रवात की स्थिति में क्या होता है। ठीक है, चक्रवात कहाँ टकरा रहा है, कहां से कहां टकरा रहा है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि भाई जो चक्रवात उत्पन्न हो रहे हैं क्या होते हैं, क्या परिस्थितियां होती हैं, उन सब के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं बना देता हूँ क्या जैसे ये समुद्र के चक्रवात उत्पन्न हो रहा है, पहले तो क्या होगा, वो एक सर्कल में क्रिएट होगा, फिर एकदम चारों ओर गतिशील होगा, क्योंकि उसकी जगह क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है एक जगह फिक्स होता है, वो क्या आगे आगे गतिशील होता रहता है। ठीक है ना, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि भाई पश्चिम की ओर गतिशील हो जाता है। लेकिन अभी अगर बात करें आगे, तो आगे आप लोगों को पता है कि भाई जैसे आप लोगों को पता है चक्रवात होता है ये, ठीक है ना, ये वाला अंदर वाला भाग है चक्रवात की आंख। ठीक है, तो अंदर वाला भाग, सबसे अंदर का जो भाग होगा ना, जहां पर क्या होगा, जो अंदर वाला सबसे अंदर वाला भाग है जहां से क्रिएट हो रहे हैं, तो ये क्या होता है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है। चक्रवात की जो आंख है, ठीक है, जिसे हम लोग चक्रवात की आंख क्या होगा, चक्रवात की आंख वाला जो क्षेत्र होता है वो निम्न दाब वाला होता है। तो निम्न दाब वाला होता है, तो जो आसपास के जो ये क्षेत्र हो रहा है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर आप लोगों को हवा का वेग, हवा भी किस प्रकार देखने को मिलेगी, ये कुछ इस प्रकार हवाएं चल रही होगी इसमें। तो क्या होता है कि दोस्तों, चक्रवात की जो आंख होती है, तो इसमें जो ये क्षेत्र होता है निम्न दाब का होता है। अब यहाँ पर नोट करेंगे तो निम्न दाब है जो अंदर के आंख है जो चक्रवात की, लेकिन जो ये निम्न दाब है आगे की ओर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ये बाहर की ओर जब हवाएं, तेज हवाएं चल रही है, ठीक है ना, तो ये वाला भाग है जो आप लोगों को यहाँ पर जो दाब है निम्न है, तो वो बाहर की ओर बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है। केंद्र में जो चक्रवात की आंख है, केंद्र में आप लोगों को दाब, निम्न दाब मिलेगा अत्यधिक, ठीक है ना, और लेकिन जब जैसे हम लोग बाहर की ओर बढ़ेंगे तो इसका दाब अधिक होगा। ये भी ध्यान रखना है। जो चंद्र यहाँ का जो व्यास है, अगर बात करें आप लोगों को, व्यास जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई ये आगे आगे के क्या प्रोसेस है। आगे आप लोगों को कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, जैसे ही आप लोगों को पता है कि भाई ये किसकी है, चक्रवात की आंख है, ठीक है ना, ये वाला डॉट मैंने बता रखा है चक्रवात की आंख है। तो क्या हो गया, हवाएं आ रही है, हवाएं कुछ इस प्रकार आ रही है, हवाएं चारों ओर से घूमते हुए कुछ इस प्रकार आप लोगों को चारों ओर घूमते हुए दिखेगी। आप लोग देखते हैं ना, बतूले बतूले बोलते हैं ना, कुछ इस टाइप की हवाएं चारों ओर घूमती है। गांव में सब लोग जानते हैं जिसे बतूले बोलते हैं, तो वो राजस्थान में लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं मोस्टली, बाकी हर जगह पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या कर रही है, अब जो हवाएं आ रही है बाहर से, क्या ये सर्कल है, तो हवाएं अंदर की ओर अंदर की ओर आ रही है, ठीक है ना, जो एंटी क्लॉकवाइज होती है, उत्तर की ओर हवाएं का प्रवाह क्या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये क्या हवाएं आ रही है, अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। जो कौन सा, चक्रवात की जो आंख है, ठीक है ना, हवाएं अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये प्रवेश नहीं करवा रही है। तो प्रवेश नहीं करवा रही है तो क्या कर रही है, ये जो परिधि है, कौन किसके, चक्रवात की आंख की जो चारों ओर परिधि बन रही है, चक्रवात की आंख का क्षेत्र आप लोगों को पता है निम्न दाब का है, लेकिन आसपास में परिधि बनकर, ठीक है ना, परिधि या भीतरी दीवार होती है ना, ठीक है ना, आप दीवार भी बोल सकते हैं लोग, लेकिन ये परिधि अपन सिर्फ हिंदी में अगर बात करें तो ये परिधि वाला, तो क्या करेगी, परिधि की ओर से सीधे ये हवाएं ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार आप लोगों को ये हवाएं, मतलब ये प्रवेश नहीं कर पा रही, ये ध्यान रखना है। जो चक्रवात की आंख के अंदर तो प्रवेश नहीं कर पा रही है, तो ये क्या कर रही है, तो स्ट्रॉन्ग जोन से इसकी जो परिधि है चक्रवात की आंख की, तो ये ऊपर से यहाँ से टकरा कर सीधे ऊपर चली जा रही है।
सीधे ऊपर जाके क्या करेगी, ये बादलों का निर्माण करेगी। ठीक है, आप लोगों को इस प्रकार बादल देखने को मिलेंगे और ये क्या करने होगी, वर्षा स्टार्ट होगी। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये जो है कपासी मेघों का निर्माण करती है। क्या कपासी मेघों का निर्माण करती है और धुआंधार बारिश करती है। लेकिन अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो चक्रवात के आंख का ऊपर का जो जोन है, ये वाला, यहाँ जो बादल होंगे वो क्या होंगे, साफ। मौसम क्या होगा, एकदम साफ आसमान होगा। तो अपन ये नहीं कह सकते हैं कि जो केंद्र के ऊपर का आसमान है वो बादल गिरे हुए कपासी में, कि नहीं दोस्तों, ये जो हवाएं परिधि से टकराकर ऊपर जा रही हैं, ये वापस कुछ इस प्रकार हो रही हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर बादलों का निर्माण होता है, बारिश होती है, लेकिन चक्रवात के आंख के ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, एकदम साफ होता है। ठीक है ना, मौसम आसमान होता है बिल्कुल एकदम क्लीन होता है, किसी प्रकार की आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो क्या होती है, ये घटना होती है ना, जैसे मान लो ये केंद्र है, ठीक है ना, तो आप लोग अगर इसके अंदर खड़े हैं, ये चक्रवात के आंख के आसपास खड़े हैं, ठीक है ना, तो अभी आप लोगों को कोई पता नहीं चलेगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है। वैसे तो यहाँ पर आसपास है ना बहुत धुआंधार आंधी आ रही है, बहुत ही लगभग 200-250 किलोमीटर प्रति किलोमीटर रफ्तार प्रति घंटे रफ्तार से क्या हवाएं चल रही है। तो ये हवाएं क्या कर रही हैं, अभी आप आग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है, जो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो ये जो क्षेत्र होता है चक्रवात की आंख वाला, ये लगभग आप लोगों को 5 से 6 किलोमीटर का एरिया होगा। समझ रहे ना, ये जो इसका व्यास होता है 5 से 6 किलोमीटर होता है, किसका, चक्रवात की आंख का क्षेत्र का। ठीक है ना, और बाकी का जो क्षेत्र होता है इसका लगभग आप लोगों को 500 से 600 किलोमीटर के आसपास इसका व्यास देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखना है। जो चंद्रमा की आंख का वाला क्षेत्र है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई इसका जो व्यास होता है 5 से 6 किलोमीटर, जहां पर आप खड़े हैं तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई एहसास नहीं होगा कि भाई चक्रवात आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है, लेकिन ये अपन ये नहीं कह सकते हैं कि बंदा सेफ है। अभी तक तो ये सेफ रहेगा, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बारिश नहीं हो रही है, किसी प्रकार की कोई हवाएं नहीं हो रही। हवाएं 5-6 किलोमीटर के आगे से चारों ओर लगभग 500 से 600 किलोमीटर के व्यास में घूम रही है। क्लियर हो गया, तो ये हवाएं घूम रही है, तो आप लोगों को अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये मान के चलो ये बंदा जैसे ये तूफान होगा आगे इधर उधर गतिशील होगा, कि ऐसे थोड़ी एक ही जगह गतिशील होगा, नहीं, ये कहीं पश्चिम की ओर भागेगा, उत्तर की ओर जाएगा, तो ये क्या होगा, गतिशील होगा। तो उससे क्या होगा भाई, वो उस चक्रवात की चपेट में कभी भी आने वाला होता है। हाँ, कुछ समय के लिए ये मान सकते हैं बंदा बिल्कुल सेफ है। क्लियर हो गया, ये आप लोगों को क्या नाम है, चक्रवात की आंख का, साइक्लोन का पता चल गया है, कितना इसका व्यास होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं भाई कैसी परिस्थितियां हैं कि उन परिस्थितियों में इन चक्रवातों का निर्माण होता है, क्योंकि परिस्थितियों को जानना बहुत जरूरी है। अब आप हेडिंग डाल दीजिए, चक्रवात उत्पन्न होने की परिस्थितियां, चक्रवात की उत्पत्ति की परिस्थितियां। तो परिस्थितियों में सबसे पहले आप परिस्थिति की बात करें, कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस बल का मान क्या होता है, 0 होना चाहिए, सॉरी 0 से अधिक होना चाहिए। समझ रहे ना, कोरियोलिस बल का मान होना चाहिए वो 0 से अधिक होना चाहिए। कैसे, आप लोगों को पता है विषुवत रेखा पर आप लोगों को कोरियोलिस बल का मान 0 देखने को मिलेगा। समझ रहे ना, ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो सबसे अधिक मैक्सिमम आप लोगों को कोरियोलिस बल का मान कहां पर अधिक मिलेगा, ध्रुवों पर मिलेगा। अब आपके दिमाग में ये आया कि सर आपने बोला कि भाई जहां पर अधिक, जिसका कोरियोलिस बल का मान जहां पर अधिक होगा वहां पर क्या होगा, चक्रवात उत्पन्न होंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये है विषुवत रेखा। ठीक है, इसके 10 डिग्री नॉर्थ का और 10 डिग्री साउथ का। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है इसी के बीच में आप लोगों को इस प्रकार के चक्रवात, क्यों, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, विषुवत रेखा पर, एग्जैक्ट विषुवत रेखा पर 0, अगर 0 कोरियोलिस बल है तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि वहां पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों ने क्या बात की, 0 से अधिक हो। ठीक है ना, तो विषुवत रेखा, एग्जैक्ट विषुवत रेखा पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि वहां की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। क्लियर हो गया। और रही बात अब कि भाई ध्रुवों पर सबसे अधिक कोरियोलिस बल होता है। ठीक है, कोरियोलिस बल का मान सबसे अधिक कहां पर होता है, ध्रुवों पर होता है। तो ध्रुवों पर होता है तो क्या हो गया, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ध्रुवों पर जो कोरियोलिस बल है वहां पर एरिया क्या होता है, ठंडा होता है पहले तो। ठीक है ना, और आप लोगों को पता है जो ठंडा एरिया होता है वो चक्रवातों के उत्पन्न के लिए अनुकूल होता ही नहीं है। तो अब दूसरे पॉइंट पर ये डाल सकते हैं आप लोग इसको समझने के लिए कि भाई तापमान है जो, वो आप लोगों को कम से कम 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। जो टेम्परेचर है प्रति चक्रवात को बनने के लिए, तो वो है, सॉरी चक्रवात को, तो वो आप लोगों को 27 डिग्री सेल्सियस के एबव होना चाहिए।
कितने 27 है। अगर 24, 25, 26 है तो वहां पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होंगे। तो कम से कम 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाई जो ध्रुवों की ओर कोरियोलिस बल का मान तो अधिक है, लेकिन तापमान कहाँ है? वहां पर ध्रुव की ओर जाएंगे तो जीरो के माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना 27 नहीं है, जहां पर 27 नहीं है वहां भले आप लोगों को कोरियोलिस बल अधिक मिले, लेकिन तापमान अगर आप लोगों को 27 से ज्यादा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? वहां पर चक्रवात उत्पन्न होंगे। अगर ज्यादा है तो नहीं, है तो नहीं होंगे। क्लियर हो गया तापमान के बाद? क्योंकि तापमान आप लोगों को पता है कि भाई जो सूर्य की लंबवत किरणें आप लोगों को कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य देखने को मिलेगी। लगभग आप लोगों को 10 साउथ और 10 नॉर्थ की बात करें, ठीक है ना, 10 साउथ और 10 नॉर्थ के ये अक्षांश रेखाएं हैं। आप लोग अक्षांश रेखाओं के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं ताकि आराम से आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ये तो बात हो गई। अगर तीसरी स्थिति की बात करें तो तापमान 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए कम से कम। ठीक है, कोरियोलिस बल होना चाहिए, जीरो से अधिक होना चाहिए। तीसरी स्थिति ये है दोस्तों, जो कौन से वाले भाग में मोस्टली है, जो आप लोगों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो महाद्वीपों के पूरी तटों पर देखने को मिलेंगे। कहां पर देखने को मिलेंगे? महाद्वीपों के पूरी तट पर। जैसे ये वाला भाग है पूरी तट है, लेकिन आजकल ध्यान रखना दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन इसका रीजन मैं बताऊंगा पूरी तटों पर क्यों। लेकिन अब आप लोग ये नहीं मान सकते हैं कि भाई इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैंने अभी आप लोगों को ये पश्चिमी इधर वाले भाग में, पश्चिमी वाले भाग में मैंने बताया है कि भाई यहाँ पर भी अम्फान चक्रवात उत्पन्न हुआ था, तो वो भी एक अपवाद के रूप में है। लेकिन आजकल ये परिस्थितियां बन रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये ध्यान रखना पूर्वी तटों पर क्या होता है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। पूर्वी तटों पर इसलिए होता है, आप लोगों को पता है कि पूरा वर्ल्ड का जब मैप बढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक ही जलधाराएं हैं। जैसे जलधाराएं देखेंगे तो आप लोगों को पश्चिमी तट पर जलधाराएं होगी, वो कौन सी होगी? ठंडी जलधाराएं। ठीक है, जहां पर ठंडी जलधाराएं हैं, ये तो समझ गया कि वहां पर टेम्परेचर 27 से तो कम ही होगा। ठीक है, और जहां पर पूर्वी तट पर आप लोगों को मोस्टली कौन सी जलधारा देखने को मिलेगी? गर्म जलधाराएं। ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराओं के बारे में अगला वीडियो हमारा उसी पर बनने वाला है, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के तहत होगा। ठीक है ना, तो ये बात होगी पूरी तटों पर क्यों है ना मोस्टली चक्रवात उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंडी जलधाराओं का प्रभाव होता है, और गर्म जलधाराओं का। और पश्चिमी तट पर क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर ठंडी जलधाराओं का प्रभाव होता है। लेकिन अब मौसम बदल रहे हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये स्थितियां अब काफी विचलित करने या बदलने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, पृथ्वी का तापमान रेगुलर बढ़ रहा है, तो उसका इफेक्ट अब यहाँ के कुछ कॉन्सेप्ट को बदलने में भी, या ऐसा नहीं कहेंगे एग्जैक्ट यहीं पर यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ पर भी हो सकता है। क्लियर हो गया? ये हम लोगों ने दोस्तों आराम से चक्रवात को अच्छे से समझा है, ताकि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोगों को ऑलमोस्ट कवर हो गया किसी प्रकार की। अगर वीडियो में दोस्तों कोई कमी रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।